हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये आपका टॉपिक पढ़ रहे थे पॉलीमर्स क्लास 12th के लिए। देखो आज जो आपका टॉपिक है इट इज बायोपॉलीमर्स। देखो दोज पॉलीमर्स विच अकर नेचुरली एंड आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जो हमें डाइट में भी रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें बहुत तरह के फंक्शंस भी करते हैं। प्रोटीन्स भी बहुत तरह के फंक्शंस करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत तरह के फंक्शंस करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन पॉलीमर्स को आप बोलते हैं बायोपॉलीमर्स विच अक्कर नेचुरली, जो नेचुरली होते हैं बॉडी में, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, और एसेंशियल भी हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। सो विच अक्कर नेचुरली एंड आर एसेंशियल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो ये हो गए आपके बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होते ऐसे पॉलीमर्स। पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन कैसे होती है, मतलब आप किसी चीज़ को ऐसे छोड़ देते हैं, मान लो कोई ऑर्गेनिक मैटर है, कोई सब्जी है, कोई प्लांट का प्रोडक्ट है, उसको आप ऐसे छोड़ देते हैं तो उस पर डिकम्पोजर्स उस पर एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं। इसको आप बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, उनको आप बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या कोई दूसरी चीज़ें उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो यही पॉलीमर्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइमेटिक एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, एंजाइम्स ही रिलीज करते हैं और वो उनको डिग्रेड करते हैं। अगर वो डिग्रेड नहीं होते दैट मीन्स दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अ मेजर पोर्शन ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर बीइंग थ्रोन अवे कंटेनर्स। ये जो हैं, जो मेनली सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, वही इस कैटेगरी में आते हैं सिंथेटिक। जैसे थ्रोन अवे कंटेनर्स, पैकिंग मटेरियल्स डू नॉट डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्व्स। ठीक है ना, इसमें जैसे पैकिंग मटेरियल्स हैं जिसमें पॉलीथीन है, थ्रोन अवे कंटेनर्स, ये भी कुछ ऐसे पॉलीमर्स का बने होते हैं जो यूज़ करने के बाद हम फेंक देते हैं। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दीज पॉलीमर्स इज नॉट ऑल टुगेदर एन एडवांटेज, रादर इट हैज़ प्रेजेंटेड मैनकाइंड विद अ सीरियस वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम। ड्यूरेबल तो होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग तो होते हैं, बहुत देर तक वो सर्वाइव करते हैं, मगर इसकी वजह से मैनकाइंड के पास एक डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी आ गई है, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होते, फेंक देते हैं, वो डिग्रेड ही नहीं होते, वो नेचर में वहीं के वहीं प्रेजेंट रहते हैं। दीज पॉलीमर्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द सराउंडिंग्स एंड काज पोल्यूशन। दीज कैन प्रूव टॉक्सिक टू द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीथीन, प्लास्टिक, नाइलन, टेरिलीन, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स। कुछ भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, पॉलीथीन की, प्लास्टिक की, नाइलन, टेरिलीन। तो ये सारे जो हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके अलावा बाकी जो और भी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। चलते हैं किस पे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे। बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, विच कैन बी डिकम्पोज, विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बाय द एंजाइम्स। Polymers which can be decomposed by microorganisms enzymatic action over a period of time are called biodegradable. Simple सी इसकी definition है। What which cannot be decomposed by microorganisms and enzymes,
These can be decomposed by microorganisms and enzymes over a period of time. कुछ एग्जाम्पल जो भी आपके अभी आपने बायोपॉलीमर्स पढ़े, सेलुलोस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, ये सब कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेड हो जाते हैं, इन पे बैक्टीरिया एंजाइम एक्ट करेगा तो इनको डिग्रेड कर देगा। एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी? कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू सम पॉलीमर्स, जो हम पॉलीमर्स यूज करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनकी जगह पे हम इनको यूज कर सकते हैं, ये इनका एक एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन टेक्सटाइल्स, इन बिल्डिंग मटेरियल, फूड एडिटिव्स, फूड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो है वो इनको यूज किया जा सकता है। मोस्टली द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, but nowadays we are also synthesizing the biodegradable synthetic polymers. These synthetic polymers mostly have functional groups similar to biopolymers and lipids. अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो कौन से हैं? सिंथेटिक वाले, मोस्टली सारे सिंथेटिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचुरल हैं, बायोपॉलीमर्स जो हैं, नेचुरल जो हैं, वो आ गए आपके बायोडिग्रेडेबल। मगर हम क्या कर रहे हैं, तो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनमें से भी कुछ हम ऐसे सिंथेटिक बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे उनमें कुछ एग्जांपल है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये PHBV इसको बोलते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, ये दो इसके कोपॉलीमर हैं, ये को लगाया हुआ कोपॉलीमर है। ये किस किस का? देखो ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी या इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी बोलते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इन दोनों से बनेगा। ये इसके दो मोनोमर्स हैं। ठीक है, कैसे, क्या है ये? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, देखो एसिड लगा है ना, ये जो COOH ग्रुप लगा है ये एसिडिक ग्रुप है, इसलिए इसको बोला ओइक एसिड, ओइक एसिड। और फिर बोला ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन एटम। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एटम। तो कितने कार्बन एटम है इसमें? 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम है ना। और लिखा है 3 हाइड्रोक्सी, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा है, इसलिए इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी, तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन मीन्स 4 और ओइक एसिड लगाया हुआ। उसी तरह से ये भी है 1, 2, 3 और 4, ये ना तीसरे पे हाइड्रोक्सी, तो ये 3 हाइड्रोक्सी। और लिखा पेंटेनोइक एसिड, तो 5, इसमें 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेनोइक एसिड। तो ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो देखो क्या होता है, इसका OH ग्रुप है, यहाँ COH ग्रुप, और इसका OH ग्रुप। यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंसेशन तरह की रिएक्शन है, आपको पता है वाटर का यहाँ से रिमूवल हो जाता है, वाटर निकल जाता है। और ये वाला जो ग्रुप है, देखो यहाँ पे ये CO और OH ग्रुप है, और यहाँ इस तरफ से कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से आपका OH और H निकल के क्या निकल जाएगा? वाटर। और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली आगे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाता है, ये O, ये तो ऐसे ही है क्योंकि चेन कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे O, फिर CH के साथ CH3 लगा, ये वाला CH3, ये वाला CH3 यहाँ पे लगा है। ठीक, फिर CH2 ये है, CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, फिर ये COOH। अब COOH से पीछे रह गया सिर्फ COO, तो ये बच गया COO, और आगे जो ये तो वाटर निकल गया, इसका तो ये OH पूरा निकल गया, और ये डायरेक्टली ये COO किससे जुड़ेगा? इस वाले कार्बन से। तो ये डायरेक्टली CO किससे जुड़ गया? इस कार्बन से, CH, जिसके साथ CH2CH3 लगा है, आगे CH2, ये यहाँ CH2 यहाँ पे, और COOH, और COOH भी आगे सिर्फ अब COO ही रह जाएगा, H जो है आगे वाले के साथ निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आगे वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी बहुत सारे, इसलिए पॉली, अब देखो
ये आपका जब ये COO रह जाएगा ना, इसको ब्यूटेनोइक एसिड नहीं बोलेंगे, ब्यूटाइरेट बोलेंगे। पहले हमने बोला था ब्यूटेनोइक एसिड जब ये COOH लगा था, मगर अब ये रह गया सिर्फ COO, इसलिए बोलेंगे ब्यूटाइरेट। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये पॉली क्यों बोला? बहुत सारे बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये है बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट या पेंटानोइक एसिड को ही वेलेरेट बोलेंगे। तो आपका ये बन गया एक पॉलीमर, इसी तरह से बन गया एक कंडेंसेशन तरह का ये पॉलीमर है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट वेरी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ बोथ द एसिड्स, whereas 3-hydroxybutanoic acid provides stiffness, 3-hydroxypentanoic acid imparts flexibility to the copolymer। इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इन दोनों के मोनोमर पे। ये ब्यूटेनोइक एसिड है और ये पेंटेनोइक एसिड है। ये ब्यूटेनोइक एसिड इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल ड्रग रिलीज। कुछ स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है वहां पे, ये बायोडिग्रेडेबल हम पढ़ रहे हैं। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज देखो कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल का जो कवर होता है देखा होगा आपने, कवर कैप्सूल का जो कवर है वो भी इनका बन सकता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का इनका बन सकता है। क्यों? ड्रग एनक्लोज्ड इन द कैप्सूल इट इज रिलीज ओनली व्हेन द पॉलीमर इज डिग्रेडेड इन द बॉडी। PHBV also undergoes bacterial degradation in the environment। बॉडी में जब ये जाता है तो धीरे धीरे इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है बाहर वाले कवर की, और जो ड्रग है वो धीरे धीरे बाहर निकल आता है, इसलिए तो कैप्सूल के बाहर से वो ड्रग होता है वो। ये क्या है? PHBV, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। एक और है पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो नाम ही है इसका, ये ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का पॉलीमर होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड का। कमर्शियली कॉल्ड डेक्सट्रॉन, दिस वाज द फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पॉलिएस्टर यूज्ड एज सचर्स, दैट इज फॉर स्टिचिंग ऑफ वाउंड्स आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद जो हम वाउंड्स पे स्टिचिंग करते हैं, देखो एक तो धागा होता है जिसको आप जो है रिलीज में कुछ दिनों बाद निकाल भी देते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं कि वो वहीं बॉडी में वो डिसॉल्व हो जाता है, उसको स्टिच को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस धागे को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी में ही डिकम्पोज हो जाता है। वो जो मटेरियल है वो है आपका यही पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। इसको डेक्सट्रॉन बोलते हैं। पॉलिएस्टर तरह का ये एक फाइबर होता है। दिस पॉलीमर गेट्स डिग्रेडेड विद इन द बॉडी इन अबाउट अ वीक्स टाइम। ड्यूरिंग दिस डिग्रेडेशन the polymer undergoes hydrolysis to form small non-toxic molecules which are excreted without causing any harm to body। जब कहीं कट लग गया तो हमने ये स्टिचेस लगा दिए किसके, इस चीज़ के, इस पॉलीमर के, एक वीक के अंदर अंदर ये खत्म हो जाते हैं और विदाउट काजिंग एनी डैमेज टू द बॉडी। कैसे ये बनता है? ये है ग्लाइकोलिक एसिड। एसिड लिखा है तो एसिडिक ग्रुप तो होगा इसमें, और ये है क्या है? OH ग्रुप भी है इसमें। ग्लाइकोलिक एसिड है, इसका फार्मूला है ये आप देख सकते हैं CH2OH, और इस CH2 के इधर COOH, ये है आपका ग्लाइकोलिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ये CH2 है और इसमें क्या है, एक H को हटा के यहाँ पे लगा दिया है आपका CH3, तो ये बन गया आपका लैक्टिक एसिड। कोई फ़र्क नहीं है इसमें। यहाँ पे CH2 से ये वाला जो CH2 है इसमें से एक H को हटा के उसकी जगह पे CH3 लगा दिया, बाकी सारा सेम है। दिस इज लैक्टिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक, ये भी एक तरह की कंडेंसेशन है। फिर यहाँ से वाटर रिमूव होगा 2n+1, यहाँ से आपका H गया, ये CO है, फिर CH2 है यहाँ पे तो CH2 है, फिर COO में H में से सिर्फ COO रह जाएगा, COO रह जाएगा, और ये आपका यहाँ से
OH भी चला गया और ये डायरेक्टली ये CO इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, CH और CO ये रह जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक तरह के लिंकेज यहाँ पे बन गई, एस्टर लिंकेज बन गई, RCOO और पॉलीएस्टर बन गया। तो दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बात करते हैं तीसरे की, नाइलन 6। एक तो आपने पढ़ा नाइलन 66, यह नाइलन 2 और नाइलन 6। It is an alternating polyamide of glycine containing 2 carbon atoms and epsilon amino caproic acid or 6 amino hexanoic acid containing 6 carbon. 2 and 6, नाइलिन 66 में हमने पढ़ा था यहाँ भी 6 कार्बन है और यहाँ भी 6 कार्बन है, इसलिए 66। यह पहले वाले में 2 कार्बन है, ये ग्लाइसिन और 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, इसमें 6 कार्बन है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और इसमें एसिडिक ग्रुप भी है। CH2 के एक तरफ COOH ग्रुप है और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप है, इसको आप बोलेंगे ग्लाइसिन। और 2 ही कार्बन एटम है, इसलिए नाइलन 2। और नाइलन 6 क्यों? जो दूसरा इसका मोनोमर है वो है 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड। एक तो COOH, इसके बाद 6 कार्बन एटम लगे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम लगे हैं और 5वें कार्बन, लास्ट वाले कार्बन एटम पे NH2 ग्रुप भी लगा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, छठे कार्बन एटम पे NH2, इसलिए 6 अमाइनो, छठे पे अमाइनो, 6 अमाइनो हेक्सानोइक एसिड, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सा 6 है ना, हेक्सानोइक एसिड। और ओइक एसिड क्यों? क्योंकि OH। फिर इसमें वही होगा, वाटर निकलेगा, क्योंकि एक तरफ आपका COOH है और दूसरी तरफ आपका NH2 है, ठीक है ना। तो एक का OH और दूसरे का H निकल के क्या बना देगा? वाटर। पीछे बॉन्ड बन जाएगा CONH, एमाइड लिंकेज बन जाएगी, ये CONH बन गया। तो इस तरह से जुड़ गया ग्लाइसिन और 6, ये जुड़ गए आपस में और आगे आपका बन जाएगा अल्टरनेट, ये आ जाएंगे, पहले ग्लाइसिन आएगा, फिर हेक्सानोइक एसिड, फिर ग्लाइसिन, फिर हेक्सानोइक एसिड, फिर ग्लाइसिन। तो ये ऐसे आपका एक पॉलीमर बनेगा। बायोडिग्रेडेबल स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, कोपॉलीमर है ये भी, और कंडेंसेशन पॉलीमर है ये। तो ये हो गया आपका बायो पॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनके। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिग्रेड कर सकें। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? जो नेचुरल होते हैं, जिनको आप डिकम्पोज कर सकें, ठीक है। मोस्टली जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वही बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक में कौन कौन से? PHBV, ये किस लिए? समझो कैप्सूल, आप उसकी याद रख सकते हैं, डिकम्पोज हो जाता है बॉडी में, कैप्सूल की कवरिंग बनाने के काम आते हैं। और दूसरा आपका जो स्टिचेस, ये आपका पॉलीग्लाइकोलिक पॉलीलैक्टिक एसिड स्टिचेस उनके काम में आता है। और तीसरा नाइलन 2,6, ठीक है। तो दीज ऑल आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये आपका टॉपिक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल polymers. Thank you.